हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम समझने की कोशिश करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है और पूरे वर्ल्ड में जितने भी पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं उन सारे पॉलिटिकल सिस्टम्स के अंदर किस टाइप्स की गवर्नमेंट होती है। हम जानते हैं कि इंडिया का जो गवर्नमेंट का सिस्टम है या इंडिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उस सिस्टम के बेसिक फीचर्स के बारे में हमने बात की है पहले। आज हम बात करेंगे कि वर्ल्ड की अदर जो गवर्नमेंट्स हैं या अदर जो पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं वो पॉलिटिकल सिस्टम्स कैसे हैं सर, और उसके बारे में हम एक बात और समझेंगे जो कि सबसे महत्वपूर्ण होती है, जिसमें काफी कंफ्यूजन रहता है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है सर? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशन एक बात है और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म दूसरी बात है। हम इन दोनों में रिलेशन भी स्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे। चलिए समझते हैं। हम जानते हैं कि कोई भी देश होता है उसका एक पॉलिटिकल सिस्टम होता है। जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत का संविधान वो डॉक्यूमेंट है जो हमें बताता है कि हमारा देश कैसे चलेगा, कैसे हमारी गवर्नमेंट इलेक्ट होगी सर, हमारे राज्य क्या करेंगे, हमारा केंद्र सरकार क्या करेगी और बाकी के जो और भी ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के वो क्या क्या करने वाले हैं। इन सबको समझना काफी जरूरी है। चलिए, और हम ये देखेंगे कि वर्ल्ड की अदर गवर्नमेंट्स किस तरीके की है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जो समझना है कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है सर। ठीक है सर, देखिए, एक होता है कानून, एक होता है कानून, दूसरा होता है मूलभूत कानून या फंडामेंटल लॉ। फंडामेंटल लॉ क्या होता है सर? फंडामेंटल लॉ वो लॉ होता है जिसके बेस पे बाकी के जो जितने भी कानून होते हैं वो बनाए जाते हैं सर। मतलब वो एक आधारभूत कानून है जिसके आधार पे अन्य कानून क्या किए जाएंगे सर? बनाए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, भारत की जो पार्लियामेंट है वो पार्लियामेंट देश में कानून बनाने का काम करती है। पार्लियामेंट संविधान नहीं बनाती, इस बात का साफ ध्यान रखेंगे सर। संविधान बनाने के लिए एक अलग बॉडी होती है जिसको संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तभी फॉर्म होती है जब किसी देश का या किसी राज्य का संविधान बनाना हो। आपको पता है 1946 में कैबिनेट मिशन के अंदर ब्रिटिश ने भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई थी सर, और उसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने भारत के संविधान को बनाया। और 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ उसके बाद ये जो देश है वो एक गणतंत्र या रिपब्लिक बन गया। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। आज का हमारा विषय ये नहीं है। आज का हमारा विषय है संवैधानिकता को पहचानना या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को जानना। देखिए, मूलभूत बात यह है कि किसी भी देश को संविधान की आवश्यकता होती क्यों है सर। ठीक है, एक बहुत बड़ा कथन है लॉर्ड एक्टन का कि पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। जब भी आप किसी ऑर्गन को या किसी इंडिविजुअल को या किसी इंस्टीट्यूशन को शक्ति प्रदान करते हैं, पावर देते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में संभावना है कि वो इंस्टीट्यूशन या वो पद जो है या वो व्यक्ति जो है वो करप्ट हो सकता है सर। और करप्शन का मतलब है यूजिंग द पब्लिक ऑफिस फॉर द प्राइवेट मीन्स। There is a possibility that that particular individual or that institution might get corrupt. So to eliminate this possibility, कुछ ना कुछ तो उस इंस्टीट्यूशन या उस इंडिविजुअल के ऊपर लगाम कसनी पड़ेगी। मतलब उसकी पावर्स को क्या करना पड़ेगा सर? लिमिट करना पड़ेगा। जब हम संविधान की बात करते हैं, जब हम मूलभूत कानून की बात करते हैं, तो वास्तविकता में जो संविधान है उसका काम होता है जो भी इंस्टीट्यूशन या ऑर्गन जिसको पावर दी जा रही है जनता के लिए, जनता की भलाई के लिए, उसके ऊपर किसी तरीके की लिमिट होनी चाहिए। और जो संविधान होता है वो उस इंडिविजुअल, उस एंटिटी के ऊपर वही लिमिट डिफाइन करता है सर। ठीक है, तो यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि संविधान की आवश्यकता इसीलिए है ताकि कोई भी इंडिविजुअल जो हो वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर पाए। उसको रोकने के लिए, उसकी पावर्स को लिमिट करने के लिए एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है एंड दैट इज योर कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का जो संविधान है उसको भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संवैधानिक सभा ने बनाया है सर, और उसको लागू होने के बाद भारत एक गणतंत्र बना, जिसपे हमने अभी बात करी। चलिए अब हम बात करते हैं कि भारत का जो संविधान है उसी तरीके से विश्व के अन्य देशों के भी संविधान है, पर उससे पहले हम बात करेंगे कि संवैधानिकता क्या होती है सर। संवैधानिकता को लेकर काफी कंफ्यूजन रहता है। चलिए इस पे बात करते हैं। क्या किसी देश के पास अगर अपना संविधान है तो क्या इसका अर्थ ये निकाला जाए कि उस देश के अंदर संवैधानिकता है सर? सवाल आता है हमारे दिमाग में, पर इसका स्पष्ट जो आंसर है कि संविधान का होना संवैधानिकता का प्रमाण नहीं देता है सर, स्पष्ट रूप से नहीं देता है। संविधान का अर्थ है कि आपने जो इंस्टीट्यूशंस है, जो ऑर्गन्स हैं, उनके ऊपर किसी तरीके की लिमिट सेट करी है सर। आपने क्या सेट करी है? लिमिट सेट करी है। किंतु अगर वो जो सारे के सारे संविधान के प्रिंसिपल्स हैं, अगर वो ऑन ग्राउंड में जेन्युइनली
एक्सरसाइज नहीं हो रहे हैं और कहीं ना कहीं जो भी ऑर्गन है उनकी पावर को अगर कंट्रोल नहीं किया जा रहा है, तो संविधान होने के बावजूद भी संभव है कि उस देश में संवैधानिकता नहीं है सर। संवैधानिकता का सीधा प्रमाण यह है कि उस पर्टिकुलर देश के अंदर, उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर कहीं ना कहीं जितने भी ऑर्गन्स हैं, उन सारे ऑर्गन्स की कहीं ना कहीं पावर जो है वो लिमिटेड है। कोई भी जो इंस्टीट्यूशन है, कोई भी जो इंडिविजुअल है, वो एपेक्स अथॉरिटी नहीं रखता। कहीं ना कहीं लिमिट उसकी क्या है सर, डिफाइन है, और उस लिमिट को लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो किया जा रहा है, तो उसे कहते हैं सर संवैधानिकता। संभव है सर, कोई ऐसा देश हो सकता है जहां का संविधान लिखित नहीं है, किंतु वहां पर संवैधानिकता जो है वो कन्वेंशनली बहुत अच्छे से फॉलो हो रही है। हम इस पे भी बात करेंगे कि कौन सा संविधान लिखित होता है, कौन सा संविधान जो है वो अनरिटन होता है, लिखा हुआ नहीं होता है। ठीक है, उनके बीच में टेक्निकल डिफरेंस को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, सो द कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द कंट्री। देखिए, हमको दो लॉज के बीच में डिफरेंस समझना जरूरी है। एक होता है जो ऑर्डिनरी लॉ कहलाता है और एक होता है जो फंडामेंटल लॉ कहलाता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। इट मीन्स देयर इज समथिंग कॉल्ड ऑर्डिनरी लॉ। कोई ऐसी भी एक फिनोमिना एग्जिस्ट करता है जिसको ऑर्डिनरी लॉ कहा जाता है। नाउ व्हाट इज ऑर्डिनरी लॉ? देखिए, आज हम हमारे आसपास देखते हैं कि हमारी जो पार्लियामेंट है वो हमारे लिए कानून बनाती है। हम देखते हैं कि जो राज्यों की विधानसभाएं हैं वो हमारे लिए कानून बनाती है। ये दो स्तर पे कानून बनने की प्रक्रिया भारत में होती है। कई ऐसे देश है जहाँ पे एक स्तर पे भी होती है, कई ऐसे देश है जहाँ पे दो से ज्यादा स्तर पे भी होती है। ठीक है, इस पर हम बात करेंगे आगे आने वाले समय में। अभी हमको इस बात को समझना है कि भारत के अंदर जहां कानून बनाने की प्रक्रिया केंद्र में हो रही है, पार्लियामेंट उसको अंजाम दे रहा है। केंद्र में पार्लियामेंट जो कानून बनाती है और राज्यों में विधानसभाएं आपका कानून बनाती है। ये जो कानून बनाने की प्रक्रिया है और जो कानून ये दोनों पास करते हैं, उस कानून को कहा जाता है आपका ऑर्डिनरी लॉ या फिर सामान्य कानून। ठीक है सर। और दूसरी जो बात हम कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं फंडामेंटल लॉ की। फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड जो होता है वो संविधान होता है। और ये जो दोनों बॉडीज जिनकी हमने अभी बात करी, चाहे वो पार्लियामेंट है चाहे वो आपकी विधानसभा है, इन दोनों का काम फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड को बनाना नहीं होता है सर। ये फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड को एडिट करने की उस सिनेरियो में आ सकते हैं कि देश की संसद के पास ये अधिकार हो कि वो संविधान के अंदर अमेंडमेंट कर सकती है। भारत में विधानसभाओं के पास ये अधिकार नहीं है कि वो संविधान के अंदर अमेंडमेंट करे, किंतु संसद के पास ये अधिकार है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट कर सकते हैं। पर जहां तक कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की बात आएगी, संसद के पास कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का अधिकार नहीं है। अगर कभी किसी देश में ऐसी स्थिति आती है कि उसके संविधान को पूरा ही बदलना होता है या नया संविधान बनाना होता है, तो ऐसी परिस्थिति में आपकी संसद ये काम नहीं कर पाएगी। आपको ऑल टुगेदर एक नई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान सभा बनानी पड़ेगी जो कि इस काम को अंजाम देगी। ठीक है सर। लकीली भारत जो है अपने इतने सालों के इतिहास के बाद भी कभी भारत को ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा कि आपके संविधान को ही नया बनाया जाए। ठीक है। और संविधान में जो अमेंडमेंट है वो तो ऑर्गेनिक कंसेप्ट है। संविधान एक ऑर्गेनिक एंटिटी है, उसके अंदर बदलाव तो संभव है और होने भी चाहिए समय के साथ। ठीक है सर। तो कॉन्स्टिट्यूशन आपका फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है। इस फंडामेंटल लॉ, मूलभूत कानून के आधार पे आपके बाकी के कानून बनते हैं। ये आधार है सर सारे कानूनों का। कोई भी कानून या फिर पार्लियामेंट कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती जो इस फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड के अगेंस्ट जा रहा हो। सेम विधानसभाओं के साथ भी है कि आप ऐसा कोई कानून नहीं बना सकते सर। ठीक है। तो ये फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड और ऑर्डिनरी लॉ के बीच में डिफरेंसेस है। तो भारत का संविधान जो है वो फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है और बाकी अन्य जो कानून जो कि पार्लियामेंट पास करती है या फिर जो विधानसभाएं पास करती है वो आपका ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड है सर। ठीक है सर। चलिए, इससे आगे चलते हैं और हम समझते हैं कि आपके जो टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कितने होते हैं सर। टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कितने होते हैं? पहला आ रहा है रिटन वर्सेस अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। एक जो कॉमन मिथ या फिर एक कॉमन कंफ्यूजन रहता है इसको पढ़कर कि रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंस ये है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ रहता है और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ नहीं रहता। ये गलत है सर। ठीक है। सामान्य बात यह है कि इसके नाम से हमें कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, बट इनके बीच में डिफरेंस कुछ और है सर। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या अर्थ है सर? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि ये यूजुअली एक सिंगल डॉक्यूमेंट होता है और इस सिंगल डॉक्यूमेंट को कोई एक संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या कोई भी एक बॉडी होती है जो इसको एक सर्टेन टाइम पीरियड में क्या करती है सर, बनाती है, प्रिपेयर करती है और फिर इसको
लेजिटिमेटली क्या किया जाता है सर, लागू किया जाता है, जैसा कि भारत के संविधान के साथ हुआ था। भारत के संविधान को बनाया गया, उसको बनाने के बाद भारत की जो संविधान सभा थी उसने उसको अडॉप्ट किया, इनेक्ट किया और इम्प्लीमेंट किया सर। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया है होती है जिसके अंदर एक सिंगल डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर किया जाता है और फिर लागू किया जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में जो संविधान होता है उसको रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है सर। जैसे भारत का संविधान रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन को भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है सर। ठीक है, अब बात आती है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का ये कदापि अर्थ नहीं है कि ये लिखा हुआ नहीं है। पहली बात, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि किसी एक सर्टेन टाइम पीरियड में किसी एक बॉडी ने बैठ के इसको प्रिपेयर नहीं किया है सर। ये मल्टीपल टाइम्स पे अलग अलग तरीके से अलग अलग कन्वेंशन के साथ पूरे के पूरे संविधान का निर्माण कंटिन्यूअस प्रोसेस रहता है, मतलब वो बनता रहता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल ब्रिटेन का जो संविधान, ब्रिटेन के संविधान को किसी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने नहीं बनाया सर। ब्रिटेन के संविधान के अंदर मल्टीपल टाइम्स पे जितने भी कानून बने वो कहीं ना कहीं पूरे के पूरे ब्रिटिश कानून का, ब्रिटिश मूलभूत कॉन्स्टिट्यूशन का क्या होते गए सर, हिस्सा होते गए। उसके लिए कोई संविधान सभा कभी बनी नहीं सर। तो इसलिए ये जो डिफरेंस है रिटन और अनरिटन का, आई होप इसमें क्लैरिटी रहेगी। ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है सर। इजराइल का कॉन्स्टिट्यूशन भी आपको अनरिटन मिलेगा। उसी तरीके से न्यूजीलैंड भी एक कंट्री है जिसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है सर, अनरिटन है। ये 3 देश आप याद रख सकते हैं, यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड एंड द Israel. These are the 3 countries which have the unwritten constitution. For written constitution, most of the countries have written constitution. For example, India and USA have the written constitution. So this is the difference between the written constitution. एक और जो बड़ी जानकारी आपको आपके पास होना जरूरी है, एक बड़ा डिफरेंस आपके पास होना जरूरी है, वो ये है कि जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली होता है जिन देशों में, उन देशों में जो फंडामेंटल लॉ होता है और जो ऑर्डिनरी लॉ होता है उसके बीच में कोई डिफरेंस नहीं होता। मतलब एवरी लॉ विच इज मेड बाय द पार्लियामेंट बिकम्स अल्टीमेटली पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि जो ऑर्डिनरी लॉ है, जो फंडामेंटल लॉ है, वो एग्जैक्टली एक ही होता है, उसमें किसी तरीके का कोई डिफरेंस देखने को आपको यूजुअली नहीं मिलता। ये एक बड़ा डिफरेंस आपको रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेगा सर। तो ये डिफरेंस है रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में। ठीक है सर। इसके अलावा उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पे अगर हम बात करें तो हम जान सकते हैं कि जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको फॉर्मल मिलेगा सर, क्योंकि एक पूरी प्रक्रिया के साथ इसको बनाया गया। दूसरा, ये सिस्टमेटिक मिलेगा, इसमें सारे के सारे चैप्टर्स जो है प्रॉपरली रिटन है, सारी की सारी पावर जो है वो प्रॉपरली क्या है, डिवॉल्व है सर। कॉम्प्रिहेंसिव मिलेगा, डिटेल्ड डॉक्यूमेंट होता है क्योंकि एक असेंबली बना रही है सर इसको, तो सारे के सारे प्रोविजन यूजुअली इसमें डिटेल तरीके से डाले जाते हैं। दिस इज नॉट रिजिड प्रोविजन, ध्यान रखिएगा इस बात का। ये कंट्री टू कंट्री वेरी कर सकता है। इवन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हो सकता है कि कोई डॉक्यूमेंट बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली लिखा नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो आप पाएंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, उसमें काफी डिटेल है। दैट्स वाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथीस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन लेंथीस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, बिकॉज उसमें सारी की सारी डिटेल्स डाली गई है। बट यहीं पे अगर यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो वो वन ऑफ द स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड है, सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूशन है एक, तो बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल उसके अंदर नहीं है सर। एडवांटेजेस उसके हैं कि क्लियर, बहुत रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में काफी क्लैरिटी होती है, सारे के सारे फंक्शंस प्रॉपरली लिखे होते हैं, तो किसी तरीके की एम्बिग्यूटी बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलती सर। ऐसा नहीं है कि नहीं देखने को मिलेगी, एम्बिग्यूटी तो मिलेगी सर देखने के लिए, कहीं ना कहीं अनक्लैरिटी होगा, कहीं ना कहीं इंटरप्रिटेशन के इश्यूज आएंगे, पर मोर और लेस वहां पे क्लैरिटी का एक आपको एक बेनिफिट रहता है। एक्सेसिबल रहेगा, एक्सेसिबल टू एवरीवन, डेफिनेट रहता है सब, सारी चीजें डिफाइन रहती है प्रॉपरली। एग्जांपल्स, इंडिया इज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, यूएसए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जर्मनी, साउथ अफ्रीका, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, second is the unwritten constitution. For unwritten constitution is not contained in a single document but exists through the various sources including statutes, conventions, judicial decisions, historical practices. ओके, जो हमने बात करी कि मल्टीपल टाइम पे अलग अलग जो आपके ये पॉजिटिव लॉ हो सकता है। पॉजिटिव लॉ का मतलब है कि उस लॉ को वहां की लेजिस्लेटिव जो बॉडी है उसने बनाया है सर। ठीक है सर। ये कॉमन लॉ हो सकता है। कॉमन लॉ किसे कहा जाता है सर? कॉमन लॉ का मतलब है ये जुडिशियल प्रोनाउंसिएशन से भी निकल के आ सकता है। ठीक है, जुडिशियल प्रोनाउंसिएशन से भी। नाउ इट इज रिलेटिवली फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल क्यों है सर? अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तो फ्लेक्सिबिलिटी का एलिमेंट है। इट इज इवोल्यूशनरी, अगेन इट चेंजेस विद द टाइम। It is traditional because all the conventions we are also taking into consideration. Advantages, it have adaptable to the changing circumstances.
रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ये है कि जब तक वहां की लेजिस्लेटिव बॉडी इसके अंदर चेंज नहीं करेगी तब तक वहां पे बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। बट व्हेन इट कम्स टू द अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पर ये है कि ये रिलेटिवली ज्यादा फ्लेक्सिबल है विद द चेंजिंग नीड्स ऑफ द सोसाइटी। ओके, एग्जांपल्स द यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड एंड द Israel. These are the three important countries which have the unwritten constitution. I hope you are understanding this. So this is the difference between the written and the unwritten constitution. Okay. Now the rigidity and the flexible constitution. It's very simple. Like कोई कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड तब होता है जब उसके अंदर अमेंडमेंट कर पाना या उसके अंदर बदलाव कर पाना बहुत ज्यादा क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है सर। तो कोई कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके से ही डिजाइन किया गया है। कंट्री फेडरल हो सकती है, कंट्री यूनिटरी हो सकती है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे ये दोनों में क्या डिफरेंस है। पर किसी भी केस में अगर किसी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने की जो प्रोसेस है, अगर उसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड या बहुत कॉम्प्लेक्स या बहुत डिफिकल्ट बनाया गया है तो उस कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। और अगर उसी के ऑपोजिट अगर उस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना इजी है, दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसिडर्ड एज योर फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। Getting it, sir? So this is the difference between the rigid and flexible constitution. So rigid constitution amendment process have the special procedures, super majorities. You need difficult majorities to attain in order to amend that. Multiple stages, single stage नहीं है सर, multiple stage है। यूएसए के अंदर आप देखेंगे कि बहुत सबसे ज्यादा रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का जो है वो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है। आपको काफी 2/3 मेजोरिटी इन द बोथ हाउसेस। अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि यूएसए की जो यूएसए का जो लेजिस्लेटिव बॉडी है, फेडरल लेजिस्लेटिव बॉडी, उसके अंदर 2 हाउसेस है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट, और दोनों का आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए। इसके अलावा 3/4 ऑफ स्टेट्स, वहां पे जो 50 स्टेट्स हैं उनमें से भी 3/4 स्टेट से आपको मेजोरिटी गेन करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज वन ऑफ द मोस्ट रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, दैट इज यूएसए। हियर कम्स द ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया आल्सो हैव द रिजिड प्रोसेस। Advantage when the constitution is very rigid, it gives you a sense of stability. Very stable constitution. Protection against the hasty changes. Changes are difficult to make. That's why there would be very much time will be taken by the bodies in order to amend that. Disadvantages may become outdated, difficult to adapt. Possibility है सर, ज्यादा रिजिड रहेगा तो बदलाव करना मुश्किल होगा। ऐसी परिस्थिति में जो नए चेंजेस सोसाइटी में आ रहे हैं, अगर पार्लियामेंट उनको बदलाव नहीं अमेंड कर पाने में अगर डिफिकल्टी आएगी उसको, तो हो सकता है कि मिसमैच देखने को मिल सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी के साथ क्या इशू है सर? फ्लेक्सिबिलिटी के साथ पॉजिटिव्स भी हैं काफी। अमेंडमेंट प्रोसेस इजी रहेगा तो आप आसानी से ऑर्डिनरी प्रोसेस से भी क्या कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं। यूनाइटेड किंगडम और न्यूजीलैंड जो कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, वो दोनों कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी का एलिमेंट काफी ज्यादा है सर। एडवांटेजेस है इजी अडेप्शन, रेस्पॉन्सिवनेस टू द चेंज, सोशल चेंजेस के साथ आप सिंक में रहेंगे, आपका लेजिस्लेशन जो है वो सिंक में रहेगा। डिसएडवांटेज इसका ये है कि लैक ऑफ स्टेबिलिटी एंड द पोटेंशियल फॉर द मिसयूज। अगर अमेंड करना बहुत आसान होगा तो संभावना है कि कोई गवर्नमेंट आकर ऑर्डिनरी प्रोसेस से उसको बहुत जल्दी अमेंड करके सोशल केओस भी क्रिएट कर सकती है सर। ठीक है सर। सो ये 2 चीजें आज हमने डिस्कस करी है, दैट्स द रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी एंड द written and the unwritten types of the constitution. In our next part we will discuss something more about the types of constitution in the world. Thank you.